नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया था और उसके बाद फिजिक्स काफ़ी देर से नहीं हो पाई थी। तो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो ये नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है और वो जो हमारी पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है कैसे कंपैरिजन है, उनका इक्विवेलेंस कैसे है वो देखेंगे। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सबसे एंड में हम देखेंगे रोलिंग मोशन क्या होती है, जिसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल और प्योर रोलिंग किसे कहते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। इनमें से ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। जो ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का, +1 की फिजिक्स का। और इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली आते ही आते हैं क्योंकि ये पिछले सारे टॉपिक मैकेनिक के जितने हमने पढ़े हैं, मैकेनिक्स के सारे टॉपिक के कंबाइन करके ये टॉपिक बनता है और इसमें पिछले सारे ही कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, कहीं ना कहीं आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सो कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इसको, लेकिन हम जैसे स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे। इसको हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम इसके सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो होंगे, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। आज का लेक्चर मोर और लेस थ्योरी ही होने वाला है। सो हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास से, उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक आज ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, रोलिंग मोशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। हम जितना टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं वहाँ पे हमने पढ़े हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा है, एक फाइनाइट साइज का है और जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि वहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का। Center of mass of a body is a point where whole mass of a body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion. So हम एक assume करेंगे जो है एक center of mass, एक assumption होगी हमारी कि सारे के सारे जो system of particles हैं, rigid body है जो काफ़ी बड़ी है, उसका एक center of mass है जिसके ऊपर अगर हम external force F same force अप्लाई करें तो वो same acceleration same velocity से चलेगी as individual जो particles move करेंगे। Center of mass of a system of particle is that single point which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by same external force would move. So एक assumptory ये जो है center of mass एक assumption है। ये सही में भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और जैसे हम 2 पॉइंट सिस्टम में देखेंगे ये दोनों बॉडीज के बिल्कुल जो लाइन ज्वाइनिंग दी 2 बॉडीज है वहां लाई कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में उस केस में assumption है। जैसे ये 2 पॉइंट सिस्टम है, लेट अस से एक पॉइंट m1 पॉइंट मास है, m2 पॉइंट मास है, इसका सेंटर ऑफ मास दोनों पॉइंट का कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई एनीवेयर बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो इसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, सो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो अगर ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, लेट अस से P1 पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है F1 लग रही है एंड P2 पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है F2 लग रही है। सो देन अगर हम डिराइव करना हो, R सेंटर ऑफ मास हमें निकालना हो, हम 2 पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सो एट पॉइंट P1 जो है, जो मास हमारा है कितना है? M1 है। सो F1 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? that is equal to d upon dt into m1 into v1. v1 is its motion. so m1 को अगर मैं बाहर निकालूं ये बन जाएगा d by dt एंड v1 को मैं लिख सकता हूं d by dt ऑफ r1 जो इसका पोजीशन वेक्टर है। सो इसका मतलब हो गया m1 into सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव का हो गया d2 by dt2 ऑफ r1। इसी प्रकार मैं F2 जो सेकेंड पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है एट P2, उसको मैं लिख सकता हूं F2 दैट इज गिवन बाय dP2 by dt एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? d by dt
ऑफ P2 मीन्स M2 इंटू V2, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं लिख सकता हूँ M2 बाहर निकाल के D2 बाई DT2 इंटू R2। सो आई थिंक यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। उसके बाद अगर हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन दी टू पार्टिकल। जो दो फोर्सेस लग रही हैं, जो टू पार्टिकल वन पे एक्सर्ट कर रहा है या वन टू पे कर रहा है, वो दोनों का समेशन हमेशा जीरो रहेगा। सो मैं उन दोनों फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस है, मैं एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड करूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव D2 बाई DT2 ऑफ R1 प्लस M2 इंटू D2 बाई DT2 ऑफ R2 वेक्टर। इसको मैं अगर M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई कर दूं और M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दूं, सो M1 प्लस M2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सिस्टम के अंदर ले जाके यहाँ पे D2 बाई DT2 M1, मैं M1 को अंदर ले गया, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो M1 प्लस M2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया, M1 R1 को अंदर ले गया, M2 R2 को अंदर ले गया, बिकॉज M कांस्टेंट है। ये फ्रेंड्स क्या डिनोट कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा हो गया टोटल एक्सटर्नल मास, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया। यू कैन राइट इट एज M फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए सेंटर ऑफ मास। सो ये हमारी होगी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कंप्लीट जो सिस्टम हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, एंड जो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो गया हमारा, आर सेंटर ऑफ मास हो गया हमारा दैट इज M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्योंकि यहाँ पे अगर आप R सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए सेंटर ऑफ द मास। सो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो 2 पॉइंट सिस्टम में हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, एट दी लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स। यहाँ से हम क्या क्या चीजें, करोलरी क्या क्या हो सकती है, इसकी करोलरी हो सकती है यहाँ पे n पॉइंट सिस्टम में। अगर पॉइंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल में n पार्टिकल है, सो r सेंटर ऑफ मास उस केस में क्या होगा हमारा, r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन mi इंटू ri divided by summation mi. I varies from 1 to n. I varies from 1 to n. I varies from 1 to n. So ये हमारा हो जाएगा सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हमने कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है। अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट सिस्टम में r सेंटर ऑफ मास की जो हमने डेफिनेशन निकाली है, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस क्या बनते हैं, नंबर 1, इफ M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा, R सेंटर ऑफ मास इज एट द मीडियन R1 प्लस R2 बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। इफ जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इफ सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट द ओरिजिन मींस आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 वेक्टर मींस एट द ओरिजिन है, सो देन M1 R1 इज इक्वल टू माइनस M2 इंटू R2। दिस इंप्लाइज R2 क्या होगा, R2 इज माइनस M1 बाय M2, M1 बाय M2 इंटू R1। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से क्या क्या करोलरी आ रही है कि अगर एक बहुत बड़ा मास है, M1 इज bigger than M2, then R2 will be, अगर M1 बहुत बड़ा है then R2 बहुत बड़ा होगा, और अगर R पॉजिटिव है, R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव होगा। मींस अगर एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है तो दूसरा ओरिजिन के राइट साइड लाई करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड लाई करेंगे दोनों। एंड अगर M1 एक पार्टिकल बहुत ही बड़े मास का है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके करीब लाई करेगा, R1 छोटा होगा, R2 बड़ा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेटर से मैं अभी कौन की एग्जांपल बताऊंगा, कौन में सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है, सो देन हमें आर सेंटर ऑफ मास निकालना हो, देन इट विल बी 1 बाय कैपिटल M
इंटरनल आर इंटू डी एम। और अगर मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की बात कर लूं, दैट विल बी एक्स सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 1 बाय एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम एक्स डी एम। मास डिस्ट्रीब्यूशन जो कैसे है पार्टिकल में वो देखने के लिए डीएम। इसी प्रकार y का, इसी प्रकार z का। लेट अस से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोन का। अभी मैं आपको डिफरेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्ट जो है बता दूंगा। कोन के केस में थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं डिराइव खुद करवा रहा हूँ आपको। लेट अस एक कोन है जिसका के जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस r है। लेट अस इसकी कंप्लीट जो हाइट h है। सो हमें वॉल्यूम पता है कोन का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू हाइट h। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सो लेट अस से ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्योंकि सिमेट्री है तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे इस वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कॉम्पोनेंट 0 होगा। वाई कॉम्पोनेंट हमें सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना है। वाई कॉम्पोनेंट कहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास कोन का, वो हमें फाइंड करना है। सो लेट अस से नीचे से y हम ले लेते हैं कि नीचे से y है, ऊपर है, एंड ये सॉलिड कौन है। सॉलिड कौन इसलिए मैं एक यहाँ पे डिस्क अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक x रेडियस की एक डिस्क है जिसका के विड्थ जो है dy है। सो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इसका एरिया, दैट इज पाई इंटू एक्स का स्क्वायर। इसका एरिया हो गया पाई इंटू एक्स का स्क्वायर इस डिस्क का इंटू इट्स थिकनेस। ये हो गया इसका वॉल्यूम, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू इट्स थिकनेस, ये हमारा हो गया। एंड इसको अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम डीएम स्मॉल मास। क्योंकि हमें वाई सेंटर ऑफ मास चाहिए। वाई सेंटर ऑफ मास में हमारे को पता है 1/m इंटीग्रल वाई इंटू डी एम। तो यहाँ पे हमें डीएम की वैल्यू निकाल ली। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इतना होगा। डेंसिटी रो है, रो इंटू इट्स जो स्मॉल डिस्क है इसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारा हो गया इसका डीएम। अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें सो दिस विल बिकम 1/m इंटीग्रल से कौन कौन सी चीजें बाहर आ गई, रो बाहर आ गया क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, पाई बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। सो ये चीजें हमारी अंदर रह गई, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये दो वेरिएबल हो गए, एक एक्स वेरिएबल है एक वाई वेरिएबल है। सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल खत्म कर दूंगा। क्योंकि आप ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी एंड ए ओ डी। सो एक वेरिएबल खत्म करने के लिए दो ट्रायंगल आप देखेंगे ए बी सी एंड ए ओ डी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो इनकी जो बेस है, अगर मैं बेस से कंपेयर करूं, इसका बेस है BC, BC का मतलब x और इसका बेस R। दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर इज h माइनस वाई एंड बड़े वाले का परपेंडिकुलर है कंप्लीट h। सो ये दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। सो यहाँ से मैंने x एलिमिनेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई R/h इंटू h माइनस वाई। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये आ गया मेरा रो पाई बाय m, इंटीग्रल में आ गया हमारा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, इंटीग्रल में आ गया मेरा एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। नाउ वाई की वेरिएशन कहाँ से है, वाई वेरी कर रहा है 0 से लेके h तक, 0 से लेके h तक। ये हमारा हो गया वाई सेंटर ऑफ मास। इसके बाद आपका सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स वाला कंपोनेंट आपने यहाँ पे खत्म कर लिया है कि वाई सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ सिंपली, सो वी कैन सॉल्व इट। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रो बाय एम। सो आपको पता है मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो रो बाय एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो बाय एम की वैल्यू हो जाएगी 1/v। v हमें ये दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे रो बाय एम की वैल्यू 1/v सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1/v मीन्स 3 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। से मैंने 1/v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली रो, और बाकी की वैल्यू मैं एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये मैंने रो बाय एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। इंटीग्रल को मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे है 0 to h, यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर
वाई प्लस वाई स्क्वायर था, सो वाई की क्यूब हो गया, वाई क्यूब माइनस टू एच वाई इंटू वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे हो गया 2h वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। सो ये बड़ा ही सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 3y² से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 3/h²। इसको इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं ना, h² वाई यहाँ पे हो गया y²/2, सो h² इंटू y²/2 मीन्स h²/2, मैं लिमिट्स डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, प्लस वाई क्यूब है, सो ये हो जाएगा h4/4 माइनस 2h y² मीन्स 2 इंटू एच इंटू यहाँ पे हो गया h³/3। सो ये मैंने सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सीधा इसका निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। सो 3 यहाँ पे है आपका h³, सो यहां से h² h⁴ कॉमन आ गया, यहाँ पे h है, सो यहाँ पे हो गया हमारा 3h, यहाँ पे हमारा रह गया, नीचे आ गया हमारा 12 एलसीएम, सो 2 यहाँ पे हो गया 6 प्लस 3 माइनस यहाँ पे हो गया 2 + 3 4 इंटू 2 8, सो ये हमारा हो गया 1, 6 + 3 माइनस 9 माइनस 8 1, सो यहाँ पे हो गया हमारा 3, सो ये हमारा हो गया 4, सो ये हमारा हो गया h/4। सो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y सेंटर ऑफ मास कितना लाई कर रहा है, सो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू h/4। सो नीचे से कोन के बेस से h/4 इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। सो मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दी कि जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। आप इन सब को घर बैठ के ट्राई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम आपको निकालना आना चाहिए, बड़े ही इजी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक जो समवट डिफिकल्ट था वो मैंने आपको करवा दिया। सो ये सेंटर ऑफ मास के कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं। थिन रॉड का सेंटर पे है, रिंग का सेंटर पे है, डिस्क का सेंटर पे है, सिलेंडर का सेंटर में है, क्यूबिकल ब्लॉक का एट दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, रेक्टेंगुलर लेमिना का क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायगोनल, सफियर का सेंटर पे है, ट्रायंगुलर लेमिना का जहां पे इसके मीडियन कट कर रहे हैं सेंट्रॉइड पे है, राइट सर्कुलर कोन हमने डिस्कस कर लिया, नीचे से h/4 पे है। और इसके अलावा एक टॉपिक जो इसमें हमारा बचता है वो है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। अभी हमने निकाल लिया था ए सेंटर ऑफ मास। ए सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया हमारा dv सेंटर ऑफ मास बाय dt। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, सो देन ए सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0, मींस v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। सो v सेंटर ऑफ मास जो है उस केस में अगर एक्सेलरेशन नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो लेट अस से कोई भी जो जैसे हमारा कोई फायर क्रैकर है, फायर क्रैकर एक्सप्लोड करता है यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम पैराबोलिक मोशन। चाहे उसके फ्रेगमेंट कोई किस साइड जा रहा है, कोई किस साइड जा रहा है, कोई किस साइड जा रहा है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेम पाथ। सो यहाँ से जो क्रोलरी है हमारी न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन वो सेम सेंटर ऑफ मास पे एज इट इज अप्लाई करते हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी का। सो रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी का मतलब है बॉडी सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप हाउएवर लार्ज द एक्सटर्नल फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट। कि कितनी भी फोर्स लगाएं उसका साइज एंड शेप चेंज नहीं हो रहा, या अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं उसमें रोटेट हो रहे हैं। More appropriately, rigid body is one whose constituent particle retain their relative position। ये जरूरी है कि जब सारे पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं तो डिफॉर्म नहीं हो रही है, सारे के सारे पार्टिकल अपनी relative position मेंटेन करके रोटेट हो रहे हैं even when they move under the action of an external force। So कहने का मतलब है a rigid body is one whose constituent particle retain their relative position even when they move under the एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, वो है रिजिड बॉडी। सो जितनी भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लीनियर मोशन के लिए करी है, रोटेशनल मोशन के लिए उनका एनालॉजी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे s है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एक्सेलरेशन a है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा, यहाँ a थीटा है। आपको एक्सेलरेशन का याद होगा, मैंने आपको सर्कुलर मोशन में करवाया था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है
लेट अस से, तो देन उसकी दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए आती है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इस साइड है, 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 लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है। ये हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक जब ये खत्म हुआ था तब मैंने साथ में करवाया था व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर वेलोसिटी जो v है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है देन dv बाई dt टर्म आएगी, dv बाई dt टर्म आएगी, तो देन दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड जो फाइनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड एक्ट करेगी, ये टेंजेंशियल, दिस विल एक्ट अलोंग द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और अगर वेलोसिटी कम हो रही है मैग्नीट्यूड में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी वेलोसिटी के। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये क्लियर है कि सेम होगी, चाहे उसके डायरेक्शन में हो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और अगर कम हो रही है वेलोसिटी तो उसकी ऑपोजिट होगी। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था dv बाई dt। अब जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक चीज होती है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा इज अवर एंगुलर वेलोसिटी, कि जिस एंगल से वो हमारा घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है। सो अगर dv बाई dt की बात करेंगे दैट इज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे d बाई dt ऑफ r इंटू ओमेगा, सो दिस मीन्स r कॉमन आ जाएगा, r कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई dt विच इज अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी होती है अल्फा। अल्फा का कंपैरिजन, अल्फा का जो एंगुलर एक्सेलरेशन का किससे है हमारा लिंक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से लिंक नहीं है। आप मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वो निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद हमारा मास का जो लीनियर मोशन में मास इज कंपोनेंट ऑफ इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस वो जितना ज्यादा मास उतना ही वो बॉडी को रेजिस्ट कर रहा है, उतना ही इनर्शिया मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली जितना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उतना ही वो रोटेट होने में वो रुकावट पैदा कर रहा है कि मैं रोटेट नहीं होऊंगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन ds बाई dt है, एक्सेलरेशन dv बाई dt है, फोर्स f इज इक्वल टू ma, वर्क डन f इज इक्वल टू w fs, लीनियर किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पावर फोर्स इनटू वॉल्यूम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम pv, इंपल्स f dt दैट इज mv माइनस mu। एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा दैट इज d थीटा बाई dt, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मैंने आपको बता दिया। टॉर्क, टॉर्क इस जो टॉर्क है फोर्स का जो एंगुलर पार्ट है वो टॉर्क है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी हम टॉर्क में पढ़ेंगे आगे। टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दैट इज मोमेंट, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए है। सो मास का हो गया आई एंड ए का हो गया अल्फा, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। और ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पावर हो गया टॉर्क इंटू ओमेगा, एंगुलर इंपल्स हो गया टॉर्क इंटू डेल्टा टी दैट इज आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इसके लिए अगर एक्सेलरेशन a हम कांस्टेंट मानते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लीनियर मोशन के लिए। सिमिलर इक्वेशन ऑफ मोशन हम एंगुलर मोशन के लिए निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये इनके डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशन वाला टॉपिक हमने सबसे पहले जब शुरू की थी फिजिक्स का टॉपिक, वहां पे डायमेंशन वाले कर चुके हैं। सो ये हमारा रिजिड बॉडी की इक्वेशंस हैं। रिजिड बॉडी में मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बताया। नेक्स्ट मैं टॉपिक कर रहा हूँ शुरू टॉर्क। टॉर्क हम किसे कहते हैं? सो लेट अस से ये कोई भी जो बॉडी है, यहाँ पे ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लेट अस से पॉइंट P है। P पॉइंट पे मैंने इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करी, ये यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहाँ पे हिंज्ड है, लेट अस से हिंज्ड है और इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू कर गई। सो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको कहा जाता है टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आर क्रॉस एफ, आर का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इस केस में
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, सो दैट इज d इंटू f इंटू साइन 90, साइन 90 हो गया 1, सो बिटवीन दीज टू 1। सो जिसको कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है टू ओपन ए डोर, अगर हमें डोर खोलना है तो हम डोर को बिल्कुल एज से पकड़ के खोलते हैं, ना कि हम बिल्कुल जहां पे हिंज है वहां से पकड़ के खोलते हैं, बिकॉज जितना दूर होगा उतना ही आसान होगा उसको दरवाजे को खोलना। सो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, दूसरा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और जो एक्सिस और रोटेशन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। जितना ही ये ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमें दरवाजा खोलना आसान होगा, और जितना हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ही हमारी टॉर्क ज्यादा लगेगी, उतना आसानी से खुलेगा। दोनों चीजों में आप दरवाजे वाले एग्जाम्पल याद रखें। इसने सबसे पहले वही एग्जांपल दिया, टू ओपन ए डोर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट्स हैंडल, द डोर टर्न ऑन इट्स हिंजेस, द लार्जर द फोर्स मोर इज द टर्निंग इफेक्ट। Also we easily notice it is easier to open a door by applying a force near the end rather than near the hinges. So if जो टॉर्क है उसका मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कितना इजीली टर्न कर पा रही है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स की वैल्यू कितनी है। उसके साथ ही टॉर्क के साथ कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटा। लेट अस से O के पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी है जो हिंज कर रही है, यहाँ पे दो वेट लटका दिए F1 और ये हमारा F2, दैट इज M1G इज इक्वल टू W1 W2। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जो इसका टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दिस बॉडी। ये इस तरफ रोटेट करना चाहेगा O के लॉन्ग, ये इस तरफ रोटेट करना चाहेगा। सो टॉर्क ड्यू टू दिस, टॉर्क ड्यू टू 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 2। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ना बॉडी चल रही है मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है। मींस जो भी टॉर्क इसके कारण है और जो भी टॉर्क इसके कारण है दोनों बैलेंस हो रहे हैं। इसके कारण टॉर्क कितना है, M1G नीचे एक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा D1 एंड दिस इज इक्वल टू M2 इंटू G एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटा, इसको बोलते हैं मोमेंटा का मोमेंटा। ये मोमेंट इसके कारण है, इस फोर्स के कारण मोमेंट इतना है, मोमेंट ऑफ फोर्स इसके कारण इतना है, या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कपल का। कपल का मतलब है दो फोर्स एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर और एक उस तरफ खींच रही है, दूसरी इस तरफ खींच रही है। लेट अस से इसका ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही है वो नेट टॉर्क कितनी है हमारी, नेट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस। ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, वो भी इस तरफ रोटेट कर रहा है। सो टॉर्क की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट R क्रॉस F, एंड डायरेक्शन कैसे देनी है, R पे हाथ रख के टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी, R पे हाथ रखना है, R वेक्टर पे हाथ रख के F की तरफ जाना है। राइट हैंड रूल से हमारी टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, R क्रॉस F, ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कपल। कपल का मतलब है O पॉइंट के ऊपर अब कितनी टॉर्क एक्ट कर रही है, F। अगर मैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है सो मैं इसमें सिंपल ले लूं, F इंटू AO प्लस इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, F। ये ऐड क्यों हो रहा है, बिकॉज दोनों टॉर्क सेम साइड में एक्ट कर रहे हैं, इंटू OB। सो अगर मैं F कॉमन निकाल लूं, F इंटू AO प्लस OB, दिस मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू AB मीन्स D, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दिस इज कॉल्ड कपल। सो एक कपल का कॉन्सेप्ट मतलब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट ट्रांसलेशन मोशन में नहीं है बिकॉज फोर्सेस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन टॉर्क उनका ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा साइकिल का हैंडल जो है टेढ़ा हो जाता है तो हम उसको सीधा कैसे करते हैं, एक को हम पीछे करते हैं दूसरे को हम आगे करते हैं हैंडल को सीधा करने के लिए, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है कपल का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क जो है लेट अस से किसी पॉइंट P के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है F। सो अगर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट कर लूं FR एंड F थीटा, सो मैंने आपको बताया है टॉर्क की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन जो है टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस विद F। सो अगर R के दो कंपोनेंट होंगे तो R इंटू F साइन थीटा, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। R एंड F के बीच में एंगल है, दैट इज R इंटू F इंटू साइन थीटा।
सो दिस साइन थीटा को अगर मैं कंपोनेंट कर दूं तो एफ आर जो रेडियल कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ थीटा मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है दैट इज एफ साइन थीटा। सो इसका मतलब है आर इंटू एफ थीटा मींस जो टॉर्क में जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, टॉर्क में फोर्स का वो कंपोनेंट आएगा जो परपेंडिकुलर है, जो अलोंग दी जो आर एक्ट कर रहा है वो कंपोनेंट फोर्स का टॉर्क नहीं देगा। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं सिंपली इसको नीचे लेके जाऊं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये हमारा हो जाएगा डी। ये कैसे प्रूव कैसे करना है कि ये यहाँ पे है। सो लेट अस से आर क्रॉस एफ मींस आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। इसको मैं नीचे ले गया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया क्योंकि यहाँ पे दो एंगल हो गए थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है सो ये भी एंगल थीटा हो गया। यहाँ पे ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। साइन थीटा मींस डी अपॉन आर, डी अपॉन आर, यहाँ से डी और डी कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एंड यहाँ से एफ इंटू डी, ये हमारा डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये भी हमने यहाँ निकाला है आर इंटू एफ साइन थीटा। यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू लगा देंगे, दिस विल बिकम एफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज साइन थीटा इज एफ इंटू साइन थीटा इज डी बाई आर, डी बाई आर। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ थीटा, एफ डी अपॉन आर, सो दिस विल बिकम एफ इंटू डी। सो मीन्स टॉर्क की वैल्यू हमारी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। चाहे हम इस एंगल से निकाल लें चाहे हम इससे निकाल लें, कहने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है पॉइंट पी के ऊपर, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही हमारा टॉर्क देगा। अगला हमारा ध्यान है कि टॉर्क से वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय टॉर्क। लेट अस से किसी पॉइंट P पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है F, सो देन वर्क डन कितना होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू वर्क डन होता है हमारा F डॉट ds। सो सिंस यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से F इंटू ds, ds का मतलब हो गया हमारा ये आर्क, लेट अस से आर्क, ds का मतलब है हमारा आर्क पी क्यू। सो यहाँ पे हो गया F इंटू डी एस क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। नाउ लेट अस से दिस आर्क एंगल इज इक्वल टू, एंगल की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस है आर। सो आर्क की वैल्यू मैं कितनी लगा सकता हूँ, डी एस की वैल्यू आर्क पी क्यू, सो दिस विल बिकम आर इंटू डेल्टा थीटा। सो ये हमारा हो गया डेल्टा डब्ल्यू। F इंटू आर कितना है, F इंटू आर है हमारा फोर्स, F परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम टॉर्क, टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा। सो दिस इज द वर्क डन। सो अगर टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा, W इज इक्वल टू इंटेग्रल कर दें हम टॉर्क डेल्टा थीटा, थीटा 1 पॉइंट से थीटा 2 पॉइंट तक लेके जाने में इतना वर्क डन हमारा टॉर्क का होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ से अगर मैं पावर निकालूं, पावर इज dw बाई dt। सो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा बाई dt कर दूं, दिस विल बिकम टॉर्क इंटू ओमेगा। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का। ऑन द सेम लाइंस जब हम लीनियर मोमेंटम मेजर करते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है एक वेलोसिटी कितनी तेज है m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम होता है उसका एंगुलर रोटेशन कितनी तेज है। In linear motion, momentum of a body give measure of its translatory motion. Analogous to its in rotational motion, the angular momentum gives measure of turning motion of the body. क्यों कितना तेजी से उसकी जो है मोशन हो रही है, एंगुलर मोशन उसकी कितनी तेज है, कितना तेजी से उसकी रोटेशन हो रही है, रोटेशनल मोशन कितना तेज है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या है, r क्रॉस विद P, P is linear momentum. Let us say पॉइंट P है, इसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल p इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये r है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, r क्रॉस p जो होगा दैट विल बिकम एंगुलर मोमेंटम L। इसकी डायरेक्शन कैसे देनी है, राइट हैंड रूल से,
फर्स्ट वेक्टर पे हाथ रख के सेकंड की तरफ जाना है। r क्रॉस p will give the direction, it is perpendicular to the plane containing r and p, z डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है। सेम जैसा मैंने टॉर्क का बताया, टॉर्क क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में आर पी साइन थीटा मींस इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है, थीटा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट इसका एंगुलर मोमेंटम में नहीं जाएगा। मोमेंटम का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर के जो वर्टिकल है, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम देगा आर क्रॉस पी में। ये देखने वाली बात है। डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, L इज इक्वल टू पी डी, डायमेंशन इसके है mlt2 t-1, ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आज की थ्योरी का है वो है L और टॉर्क, इन दोनों का रिलेशन कैसा है एंगुलर मोमेंटम का, और टॉर्क और L का रिलेशन कैसा है। L हमारा है R क्रॉस विद P, दिस इज L वेक्टर। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so this will become first vector as it is, differentiation of second plus second as it is, differential of first. Now r cross with dp by dt हमारा होता है फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, प्लस dr by dt इज वेलोसिटी वेक्टर इंटू p को हम m इंटू v लिख सकते हैं। सेम वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो वेक्टर, सो ये हमारा हो गया जीरो। r क्रॉस f होता है हमारा टॉर्क, सो dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क। सो ये हमारा आज का टॉपिक मैं खत्म करता हूं। यहाँ पे जहाँ पे हमने फिजिक्स में न्यूटन लॉज में जब हम देख लेते ट्रांसलेशन मोशन, हमने देखा था F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। सो हमने देखा था अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं एक्ट कर रही है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वो प्रिजर्व रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जैसे कोलिजन के केस में भी हम देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन वगैरह में हमने सब में देखा है मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। नाउ यहाँ पे जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है सिस्टम में तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कुछ एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बड़ी इजी हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड देयर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बड़ा ही डिफिकल्ट और समझने वाला टॉपिक, ध्यान से समझने वाला टॉपिक। हम उसने कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अराउंड इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अराउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हम सारा नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। उसके अगले टॉपिक में हम डिफिकल्ट और पहले इजी फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है इसके ट्राई करेंगे। साथ ही साथ रोलिंग मोशन क्या है, जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल दोनों कंबाइन होंगे। जब एक व्हील सड़क पे चल रहा है, तो उसका टॉप, उसका सेंटर ऑफ मास, ये सारे के सारे पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, दैट इज v सेंटर ऑफ मास। लेकिन जो टॉप वाला है वो तेजी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उसकी रोटेशन है, नीचे वाला पॉइंट जीरो है। सो ये हम रोलिंग मोशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो टेबल है, डिक्लाइन टेबल है, वहां पे अगर कोई सिलेंडर रोल करते हुए जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग मोशन में, हम ये सारी चीजें अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, धीरे धीरे समझने वाला टॉपिक, आप इसको आराम से समझें। इसके बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं सेंटर ऑफ मास के या हमारे टॉर्क के या एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के, वो आप करें। जैसे लेटर से टॉर्क कैलकुलेट करनी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो अगर हमें कंपोनेंट दिए हुए हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, और हमें आर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिए हुए हैं, फोर्स का दिया हुआ है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको करवा चुका हूँ। टॉर्क वैल्यू फाइंड करें, एंगुलर मोमेंटम वैल्यू फाइंड करें, और इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।